2026 के कैलेंडर को देखें तो वो 1914 के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करता है। क्या ये जो 2026 अभी बचा है 1914 की तरह होने वाला है? समय अपने आप को दोहराता है। जब दो महाशक्तियों में युद्ध हुआ था, पूरा वर्ल्ड दो भागों में बट गया था। सेम स्थिति होती है, तो उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, ये निश्चित है। 1914 हो, 1942 हो या 1970 है, 1998 है, ये सारे टाइम जो है कैलेंडर रिपीट में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हुआ था जहाँ से एक बदलाव की शुरुआत। बिल्कुल सही बात है। History keeps ticking. 1914, 1942, 1970, 1998, 2026. The pattern burns itself into the planet. Will it happen again? क्योंकि उस तिथि में, उस समय में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तो बनती है, थोड़ी सी खतरनाक बनती है, तो किसी न किसी उसी से समकक्ष, उसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? बहुत ज़्यादा महंगाई भी हम देख रहे हैं बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या होने वाला है? तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, सोने के दाम बढ़ेंगे। खान सन को आप सुनती होंगी, हाँ, सबने सुना है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने ये बोला कि जब गवर्नमेंट को महंगाई बढ़ानी होती है ना, तो वो युद्ध का सहारा करते लेते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सही टाइम है। अभी तो इन्वेस्टमेंट आप सोचिए भी मत करने के लिए, किसी भी चीज में मत कीजिए। प्यार के लिए, शादी के लिए, पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए 7th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है और इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। कुंडली की। क्यों ऐसा? जीवन से लेके मृत्यु तक 7th हाउस ना जीवन की सारी घटनाओं को समेटे हुए है। क्या वाकई भगवान शिव धरती पर आ जाते हैं सावन में? पूरी सच्चाई है। जब सावन के महीने में क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से पूरा साल पॉकेट हमारी भरी रहे? हाँ, सावन का महीना होते ही इसीलिए। पूरे सावन छोटा सा उपाय कीजिए, अक्षत के कुछ दाने आप चढ़ाइए। शिव जी के प्रमुख मंदिर की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ का नाम पहले आता है। मोक्ष देने वाला स्थान इसे कहा जाता है। इसके बारे में क्या कुछ ऐसा है जो लोग नहीं जानते? काशी के बारे में तो बहुत कुछ है, बड़ा रहस्यमयी नगरी है काशी। काशी एक नगरी है जहाँ जीते जी आपको मोक्ष मिलता है। आपका पूरा परिवर्तन हो जाएगा काशी से आने के बाद। वैद्यनाथ धाम है, कांवड़ यात्रा का प्रमुख केंद्र कहा जाता है और मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसे माना जाता है। वैद्यनाथ की बात करें, जैसा नाम से ही आ रहा है ना वैद्यनाथ, तो यहाँ शिव वैद्य के रूप में है, सर्जन के रूप में है, रोग मुक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। खास अगर किसी रोग से नहीं मुक्ति मिल रही है तो आपको वहां जाना चाहिए। एकमात्र विश्व का ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ पे। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, कैलेंडर में छुपा होता है। कैसे, ये आज आप जानने वाले हैं। आपने ये तो सुना होगा कि वक्त कभी भी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन आज ये साबित हो जाएगा कि वक्त खुद को दोहराता है, वापस लौट कर आता है। साल है 2026, लेकिन इसका कैलेंडर हमें ले जाता है सीधे 1914 में। वो साल जब दुनिया ने पहली बार विश्व युद्ध का दर्द देखा था। दोनों साल बिल्कुल एक जैसा है, सेम डे और सेम डेट के साथ। जैसे कि 1 जनवरी 1914 थर्सडे यानी गुरुवार से शुरू हुआ था और अब 2026 ये भी 1 जनवरी थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन से शुरू हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ तारीखों का खेल है या इतिहास सच में रिपीट हो रहा है? क्योंकि 2026 शुरू होते ही दुनिया ने वो सब देख लिया है जो आमतौर पर सालों साल में होता है। ग्लोबल टेंशन्स, इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल शिफ्ट्स और हर तरफ एक अनजाना सा डर कि अब क्या हो जाए, तब क्या हो जाए। अगर इतिहास खुद को दोहराने वाला है तो वो तारीख आ रही है जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, 28 जुलाई 1914, मंगलवार का दिन, और इस बार भी 28 जुलाई को मंगलवार है। ये समय सिर्फ बदलाव लाएगा या फिर एक बड़ा टकराव? मन में मेरे बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर नीतू सिंह जी, जिन्होंने टीवी शोज और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स पर अपने एक खास पहचान बनाई है। एक ऑथर, एक स्पिरिचुअल स्पीकर और वो शख्स जो ग्रहों की चाल में छिपे संकेतों को समझती हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो आज हर किसी के मन में है कि क्या 2026 सिर्फ एक साल है या आने वाले समय की चेतावनी। इसके अलावा भी हम आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे मंदिरों को लेकर, सावन को लेकर करने वाले हैं, इसलिए पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। आप चाहें तो 2x पर कर सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट का ये सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊं, शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है, मेरे प्यारे प्यारे फैमिली के मेंबर्स हैं आप, और मैं चाहती हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर से कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दिया करिए ताकि नोटिफिकेशन पॉडकास्ट के आप तक पहुँच सके। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रामी टॉक्स में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम 2026 के कैलेंडर को देखें, यानी 2026 के कैलेंडर को देखें, तो वो 1916 के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करता है। सेम डेट, सेम डे, सब कुछ सेम सेम। और 1914 में क्या हुआ था ये हम जानते हैं, बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर हुई थी। और इस बार भी जैसे ही 2026 शुरू हुआ, हमने क्या क्या नहीं देखा। बहुत कुछ वॉर भी देख ली, और ईरान और अमेरिका और जो हो रहा है इजराइल के बीच वो देख रहे हैं, और न जाने कितने फेस्टिवल्स, कितनी तबाही, क्या क्या देख लिया। तो क्या ये जो 2026 अभी बचा है ये बिल्कुल आने वाला समय 1914 की तरह होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो कि 2026 थोड़ा सा डिजास्टर होने वाला है। लेकिन अगर बात कैलेंडर की करें ना हम, तो 2000 जो हम 1914 से बार बार कंपेयर कर रहे हैं कि 1914 का कैलेंडर और 2026 का बिल्कुल सेम है, तो बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ष हैं, क्योंकि हर 28 वर्ष के बाद सेम कैलेंडर, सेम डेट्स रिपीट होती हैं, आपको ही पता है। तो अभी अगर हम 1915 का कैलेंडर देखें, बिल्कुल सेम है, सेम दिन से शुरुआत हुई है, सेम सेम पूरा सेम है एकदम। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इतिहास कैलेंडर से नहीं बनता है ना। कैलेंडर इतिहास से बनते हैं। जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम इतिहास में दर्ज होती हैं, तो उसके हिसाब से कैलेंडर, ऐसा नहीं है। और समय अपने आप को दोहराता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं दोहराता है। युग परिवर्तन हमारे यहाँ कहा गया है ना, कि जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाई पुनि पुनि दोहराई। तो कम से कम एक युग का अंतर अगर हम बात करें तो कई बार हमने ये भी देखा है कि आपने भी बहुत महसूस किया होगा कि कभी हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें ऐसा फील होता है कि ये घटना हमारे साथ हो चुकी है, यहाँ पर हम इस जगह पर पहले आ चुके हैं। स्मृतियां होती है ना, आपने भी फील किया होगा, हम सब फील करते हैं। तो ये लेकिन 4 साल पुरानी घटना नहीं होती है, हो सकता है हम पिछले युग में यहाँ पर आए हों। तो ये बात बिल्कुल निराधार है। ये गणितीय एक मेथड है ना, गणितीय आकलन हम कह सकते हैं कि कैलेंडर सेम होना, लेकिन घटनाएं तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है। अब अभी बात हो रही है युद्ध की, तो युद्ध तो चल ही रहा है ना, 5 साल से युद्ध तो अभी भी हो रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इससे पहले जो आप देखो, जो हमारी कोल्ड वॉर हुई थी 91 में, जो समाप्त हुई थी, जब रशिया और यूएसआर और अमेरिका के बीच में जब 2 महाशक्तियों में युद्ध हुआ था, पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बट गया था। जब उस वक्त भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि तीसरा विश्व युद्ध हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कैलेंडर को लेके हम इतना जो परेशान है, ऐसा नहीं है। जो ग्रह नक्षत्र हैं, अब देखिए ग्रहण लगे इस बार, अग्निपंचक योग में सूर्य ग्रहण लगा, 14 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण लगा। तो परिस्थितियां बहुत कुछ ऐसी मिली, जब ग्रह नक्षत्रों की सेम स्थिति होती है तो उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, ये निश्चित है। लेकिन बिल्कुल उसी तरह से पुनरावृत्ति होना, तो उसके लिए ये डर की बात है। ये बहुत ही एक तरह से भ्रामक चीजें हैं और एक डर फैलाने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है। इस वर्ष के राजा बृहस्पति हैं, तो वो चीजें संभालेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कैलेंडर रिपीट हो तो ऐसा हो, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें, पीछे के टाइम में जाएं, तो 1914 हो, 1942 हो, या 1970 है, 1998 है, ये सारे टाइम जो है कैलेंडर रिपीट हुए तो, और कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हुआ था जहाँ से एक बदलाव की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही बात है। यही मैं बात बोल रही हूँ कि 28 साल बाद सेम जब तारीखें रिपीट होती हैं ना, तो घटनाओं की भी पुनरावृत्ति होती है। लेकिन आप ये अगर बोलो कि जो डेट्स आप बता रहे हो, है ना, जो डेट्स, जैसे 42 में हुआ दूसरा युद्ध का पीक था, उस टाइम पे शुरू नहीं हुआ था लेकिन था, लेकिन उसके बीच में जो डेट्स आप जो ईयर छोड़ रहे हो, उसमें भी कितनी सारी घटनाएं, जैसे मैंने अभी जो घटनाओं को उल्लेख किया, कोल्ड वॉर का आपको उल्लेख किया, अभी जो युद्ध चल रहा है, जो चल रहा है 5 सालों से चल रहा है यूक्रेन और रशिया का,
तो हम उसको भी तो कहीं ना कहीं डिकोड कर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल, ये चीज़ें सिर्फ ये मुझे लगता है गणितीय आकलन है। और क्योंकि उस स्थिति में, उस समय में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तो बनती है, थोड़ी सी खतरनाक बनती है, तो किसी न किसी उसी से समकक्ष, उसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन एग्जैक्ट वही चीज होंगी, ये कहना कि नहीं 2014 में युद्ध की शुरुआत हुई तो 26 में भी युद्ध होगा, उसी डेट से होगा, उतने दिन तक चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, क्योंकि जब जब शनि मीन राशि में आते हैं, क्योंकि शनि एक वायु प्रधान ग्रह है, मीन राशि जलीय राशि है, तो आप देखोगे कि जब भी इतिहास में ऐसा हुआ है, शनि का गोचर हुआ है मीन राशि में, तब इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी आप देखिए सूर्य और मंगल की स्थिति अगर हम देखें, और सबसे बड़ी बात है कि मीन राशि में शनि और मंगल एक साथ है, बुध भी एक साथ है, सूर्य का अभी राशि परिवर्तन हुआ है, मेष में उच्च की राशि में आए। तो जब सूर्य मेष राशि में आते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, युद्ध की स्थिति बनती है, राजनीतिक उथल पुथल बहुत होता है, किसी बड़े राजनेता से संबंधित न्यूज आती रहती है, सत्ता परिवर्तन होता है। तो मेरा यही कहना है कि इस बात पर इतना, आप लोग इस बात को इतना ज़्यादा नहीं प्रचार करना है कि उसी डेट पे सेम चीज़ें हुई। जो बीच के ईयर हैं उसमें भी घटनाएं हुई हैं। जो हमारा कोविड आया है 2020 में, तो कितना खतरनाक था, वो भी बहुत खतरनाक था। तो कैलेंडर अपनी जगह है और हमारी घटनाएं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही घटित होती है। तो ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गोचर हैं, और इन गोचरों के बीच 2026 में, और आपने कहा कि 2026 अच्छा नहीं रहने वाला है, ये मान सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या जो युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल और हाँ, अमेरिका के बीच, जी। तो क्या लगता है आपको, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि नवंबर के बाद से आप ये कह लीजिए कि महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी। 26 आते आते 27 आते आते 28 आते आते जो लोग नहीं हैं, मतलब जो लोग जिनको भगवान ने बुला लिया वही लकी हैं, जो हैं उन्हें बहुत कुछ भुगतना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसी बातें बहुत फैलाई जा रही हैं, बहुत हो रही है। और ये आप देखो, वर्ल्ड वॉर 3 की बात हम कितनी ईजिली बोल देते हैं, लेकिन क्या एक हम लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये बात करना कहीं से भी आपको लगता है कि प्रासंगिक है? वर्ल्ड वॉर होना इतना आसान नहीं है। अभी जो युद्ध हो रहा है, पिछले 4-5 साल से भी जो हो रहा है, 195 देश हैं, है ना, और अभी बहुत, अगर हम पूरा मान ले तो 40 से ज्यादा देश नहीं इन्वॉल्व है युद्ध में, मतलब वर्ल्ड के आधे देश भी नहीं है। और वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ उसके बाद क्या उसका असर हुआ, आप सोचो कि जहां पर हिरोशिमा नागासाकी की अगर बात करें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी माफी मांगी थी कि उनको पता नहीं था कि परमाणु का ये नतीजा निकलेगा, आज तक जनरेशन भुगत रही है, ये पता है ना। तो इतना आसान नहीं है, कोई देश, मिसबा कोई भी देश इस कंडीशन में नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 को झेल सके। जो इकोनॉमिकल स्थिति होती है, जैसी लास्ट टाइम हुई थी, दोनों युद्धों की अगर हम बात करें, सब कुछ खत्म हो गया था बिल्कुल। अगर आर्थिक बात करें तो कितना बड़ा आर्थिक संकट हुआ था, पुरुषों की संख्या कम हो गई थी। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है, और किसी देश में बताइए इतना सामर्थ्य है कि विश्व युद्ध 3 वो झेल सके? मुझे नहीं लग रहा। तब की बात थी, जर्मनी, हिटलर ने अपना बदला लिया था, बाद में सुसाइड की उसने भी। तो आप देखो ना कि वो स्थिति अभी नहीं है 2014, 2042 में, और 1942 में, और 1914 के बाद 2026 में बहुत कुछ बदल गया है। अब वो स्थिति नहीं है, छोटे छोटे युद्ध होंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, अभी तुमने बात की गोचर की, तो बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, ठीक है, शनि और मंगल का संयोग बना हुआ है, जो बार बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस सब की वजह से युद्ध की स्थिति बनी रहने वाली है 2032 तक। लेकिन वर्ल्ड वॉर का कहीं कुछ भी संभव ही नहीं है होना, वर्ल्ड वॉर किसी भी तरह संभव नहीं है, ठीक है, ना पॉलिटिकल स्तर पे संभव है, ना इकोनॉमिकल स्तर पे संभव है, और ना ही सोशली संभव है। अच्छा, इंडिया को लेकर ये कहा जाता है कि जब युद्ध होगा, हाँ, मान लेते हैं हम इंडिया पाकिस्तान का या किसी भी अदर कंट्रीज का युद्ध आपस में होगा, तो भारत जो है वो विश्व गुरु बनकर निकलेगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? भारत तो देखो विश्व गुरु है, लेकिन भारत की इमेज क्या है? कभी हमने अपने आप को युद्ध नहीं किया, कभी हमने दावत नहीं दी युद्ध के लिए, ठीक है ना, हम पहल नहीं करते। कोई युद्ध करता है तो हमारी तो पॉलिसी न्यूट्रल है। तो शांति प्रिय देश है भारत। देखो 2 बार युद्ध में झोंका भी गया तो तब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश की वजह से युद्ध किया भारत ने, अगर पूरा इतिहास आप देख लो, कभी भी भारत ने पहल नहीं की। तो विश्व गुरु भारत इसीलिए है क्योंकि वो शांति का पक्षधर है, और किसी के साथ इन्वॉल्व होता हुआ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ज्योतिषी मेरी गणना के अनुसार, जो मेरे सितारे कहते हैं,
जब भारत का मित्र देश, ठीक है, रशिया यूक्रेन के युद्ध में हमने रशिया का साथ नहीं दिया, तो अभी आगे गुंजाइश के, अभी बार बार लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि क्या भारत इन्वॉल्व होगा अमेरिका और ईरान के युद्ध में। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो यहाँ तो दुश्मन ही नहीं है। तो भारत की नीति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भारत नहीं इन्वॉल्व होगा युद्ध में। अच्छा, एक चीज़ है, हम इतने सालों से आज़ादी के बाद से जब देख रहे हैं, पहले से भी युद्ध हुआ, बहुत सारी चीज़ हुई, और जो हमारी जनरेशन है वो बार बार युद्ध के दौरान, या जो हम युद्ध नहीं लड़ते, ये आपने सही कहा, लेकिन फिर भी जब देश में युद्ध होता है तो हम दूसरे, हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे के देश को सपोर्ट करने के लिए, दूसरे देश के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ की सरकार को सपोर्ट करने के लिए अपने ही देश के लोगों को बुरा कहते हैं। तो क्या आप ये कहती हैं कि जो लोग हैं उनकी जो माइंडसेट है और जो वो गलतियां कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि बार बार चीजें रिपीट होती है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है। क्यों? देखो, मानव स्वभाव है। एक तो ना, युद्ध की अगर हम बात करें सिंपल, तो युद्ध तो कहीं ना कहीं हमेशा चलता रहता है, मानव का मानव के साथ, देश का देश के साथ, युद्ध तो चलता ही रहता है, ये कर्म भूमि है। मानव का स्वभाव क्या है कि देखो, इसमें एक चीज और है कि जब मानव मानव का युद्ध होता है, या मानव का एक युद्ध होता है प्रकृति के साथ, तो ईश्वर तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन मानव का मानव के साथ होता है तो नहीं क्षमा होता है। तो वो बदले की जो भावना होती है, एक पक्ष, एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है ना, पूरा ब्रेन वॉश कर देना, यही तो दुख है ना कि लास्ट जो वर्ल्ड वॉर में हुआ था, तो हमारे देश वालों ने यही तो ब्रिटिश से कहा था ना कि हमारे जो सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए, तो उसके बदले में आप आज़ादी दीजिए हमें। तो बात वही है कि जो ब्रेन वॉश किया जाता है, उसकी वजह से, या शिक्षा की कमी की वजह से, आपने इतिहास पढ़ा नहीं, आप तथ्यों को समझते नहीं है। जब तथ्यों को बिना समझे, जैसा आप दूसरे ने उतार दिया आपके अंदर, आप उसका फॉलो करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति आती है कि ना शामिल होते हुए भी आप शामिल हो जाते हैं, और नुकसान अंततः आपका ही होता है। मरती तो मानवता ही है, चाहे युद्ध कैसा भी हो, आंतरिक हो या बाहरी हो। तो ये सिर्फ एक ना शिक्षा की कमी की वजह से होता है। एक चीज़ और, जब भी बात हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की आती है, तो धर्म की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, धार्मिक लोग आजकल बहुत ज़्यादा बनने लगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंट्री के साथ, मुस्लिम कंट्री के साथ युद्ध होता है, मान लेते हैं हम अभी ईरान के साथ युद्ध हो रहा है और इजराइल जो गजा के साथ कर रहा था, इस तरह की चीजें होती है, तो हमारा देश दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो होते हैं जो गलत को, मीन्स वो मुस्लिम देश है, तो उसको ना सपोर्ट करने के लिए गलत के साथ खड़े हो जाते हैं, मतलब जो लोग मार रहे हैं, जो लोग मिसाइल छोटे छोटे बच्चों पर गिरा रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये हमारे कर्म खराब करता है? ये बिल्कुल कर्म खराब करता है, और ये जो देश दो भागों में बढ़ जाता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की, जबकि हमारा एक सेक्युलर देश है। आप सोचो ना, तो हमारे यहाँ इस तरह की बातें होती हैं। मुझे लगता है ये ना, सच्चाई यही है कि देखो, राजनीतिक फायदे के लिए ये करवाया जाता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जो सीधे साधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हमारे यहाँ बेसिक तौर पे कहाँ है? देखो, अगर राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व ना हो, या इंटेंशनली कोई ऐसा मुद्दा ना उठा जाए, तो हम बहुत अच्छे से पड़ोसियों की तरह रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। तो ये सिर्फ एक, अब देखो, कुरान की भी गलत शिक्षा दी जाती है। एग्जैक्टली कुरान में क्या है बच्चों को नहीं पता, जो मुस्लिम बच्चे यंगस्टर्स, उनको पता ही कहाँ है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो सिर्फ ये रीजन है, तो कर्म तो खराब होंगे ही होंगे ना। जब भी हम कोई गलत क्रिया करते हैं, तो कर्म तो हमारे ऑब्वियसली खराब होंगे, और देश का भी भाग्य खराब होता है ना। देश दो भागों में बढ़ता है, तो भाई एक तरह से शक्ति कम होती है। तो ये स्थिति तो है, इसके लिए प्रॉपर शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि बेसिक शिक्षा, कुरान हो चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, सबकी शिक्षा बेसिक शिक्षा में होनी चाहिए। ये जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी तो फिलहाल सीज फायर का टाइम है। जब हम लोग शूट कर रहे हैं, ये 17 अप्रैल को हम लोग शूट कर रहे हैं, तो यहाँ अभी सीज फायर चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजर से, तो ये कहते हैं कि ये युद्ध अभी कंटिन्यू होगा, शांति इतनी जल्दी नहीं आने वाली। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा, शांति तो नहीं होगी, छोटे छोटे पार्ट में युद्ध होंगे, युद्ध विराम होगा, फिर युद्ध होंगे, जो देश इन्वॉल्व नहीं है वो भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन वही जो बड़ी महाशक्तियां हैं ना, उनके मन में, जैसे भी हम बात करें अमेरिका की भी, तो ट्रम्प, अभी तो वहां की कोर्ट ने भी कह दिया कि ट्रम्प मेंटली अनस्टेबल है। आपको पता है, कोर्ट का भी आया है, तो कितनी बड़ी बात है। तो वहां की शक्तियां अपने निजी फायदे के लिए, अभी एबस्टीन फाइल के बाद ही ये सब हुआ ना, देखा जाए तो, ध्यान बटाने, और सबको पता है, जनता जो पढ़ी लिखी जनता है उनको पता है कि सिर्फ उनका ध्यान। अब ट्रम्प का क्या स्टेटमेंट था
कि वो सिर्फ फन के लिए, उनसे पूछा गया भाई युद्ध क्यों, तो उन्होंने कहा कि फॉर फन। अब ये बताइए कितना बचकाना बयान है। तो ये चीजें तो होंगी, क्योंकि अभी सूर्य की स्थिति है, न्यूमरोलॉजी से सूर्य राजा है, मंगल मंत्री हमारे हिंदी नववर्ष के हिसाब से, तो मंगल जब मंत्री होते हैं तो युद्ध की स्थिति समाप्त नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं होगी। जैसे चल रही है, युद्ध विराम होगा, फिर से युद्ध होगा, इतनी जल्दी शांति तो बिल्कुल नहीं होगी। ये तो अभी चलेगा। ट्रम्प की आपने बात की, तो ट्रम्प को लेकर ये कहा जा रहा था अभी काफी विरोध हुआ उनका और किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ सबने देखा। तो क्या लगता है आपको, ट्रम्प की सत्ता को कोई खतरा है क्या? स्टेबल रहने वाली है या थोड़ी डगमगाएगी? नहीं, खतरा तो है बिल्कुल है, क्योंकि इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह की उनकी दशाएं चल रही हैं, जिस तरह से उनके राहु और चंद्रमा की स्थिति चल रही है, तो वो मानसिक स्थिति उनकी बहुत स्टेबल नहीं है। वो क्या निर्णय ले रहे हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं, अपनी चीजों को छुपाने के लिए, होता है ना, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, जनता को एक तरह से दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। देखो, अमेरिका में जो प्रोसीजर है वो इतना आसान नहीं है, तो वो अपना कार्यकाल तो पूरा करेंगे, लेकिन कार्यकाल तक उनकी स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी, है ना। जो एक रिस्पेक्ट है, जो लोगों का सपोर्ट है, वो बहुत कम हो जाएगा, उनको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। और एक कहते हैं ना कि जब विदाई होती है कार्यकाल से, जब खत्म होता है कार्यकाल, तो बहुत ही ऐसी विदाई अभी तक अमेरिका में किसी राष्ट्रपति की हुई नहीं होगी, है ना। तो एक तरह से कहते हैं बिल्कुल बेइज्जती करके, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति हैं तो वो कार्यकाल ये इनके प्रकारेण पूरी करेंगे। अच्छा, आजकल एक चीज और देखा होगा, एक कार्टून है जिसकी प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा वायरल होती है, और उसी कार्टून में ट्रम्प की मौत को लेकर प्रेडिक्शन किया गया था। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ होने वाला है या फिर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि देखिए सिर्फ एक कार्टून के आधार पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी जन्मपत्री में थोड़ा सा ये तो दिख रहा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, विरोध का सामना, क्रांति का सामना, ये दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मौत का ऐसा कुछ है। मैं बात करी थी तो किसी ने मुझसे ये कहा था कि 28 में शायद चुनाव है, इलेक्शन है अमेरिका में, तब ट्रम्प वापस आने की कोई भी उनके चांसेस नहीं है। बिल्कुल 2028 में क्या कभी भी फिर नहीं आने वाले हैं ट्रम्प? हाँ, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। दोबारा तो ट्रम्प नहीं आ सकते किसी भी, ये कार्यकाल पूरा कर लें वही बहुत बड़ी बात है। अभी जो युद्ध हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई भी हम देख रहे हैं बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी। हालांकि सोना थोड़ा सा डाउन गया है, लेकिन बहुत सारी महंगाई। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है महंगाई को लेकर? जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो महंगाई तो बढ़ती है। सबसे पहले अटैक होता है तेल पर, है ना। अच्छा, खान सन को आप सुनती होंगी, हाँ, सबने सुना है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट मुझे भी याद है, उन्होंने ये बोला कि जब गवर्नमेंट को महंगाई बढ़ानी होती है ना, तो वो युद्ध का सहारा लेते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। देखिए, मैं वही तो बात कर रही हूँ, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको सब कुछ पता है, ज्योग्राफी पता है, हिस्ट्री पता है, इकोनॉमिक पता है, तो वो सही मर्म पे पकड़ लेते हैं कि आखिर में जो भोली भाली जनता है ना, जिनको जैसे घुमा दो आप घुमा दो, ये बिल्कुल सही बात है। और युद्ध होता है तो महंगाई बढ़ना तो सिर्फ ऑब्वियस है, बढ़ेगी। और सोने और मेटल की बात करें तो देखो, बृहस्पति की गति पर भी निर्भर करता है, बृहस्पति की जो अतिचारी अवस्था है, तो सोने के दाम अभी भले ही कम हो गए हैं, लेकिन फिर से बढ़ेंगे। और मुझे लगता है 2 जून के बाद जब बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में आएंगे, उस टाइम सोने के दाम बढ़ेंगे। गैस, पेट्रोल, जैसे अभी मैंने बताया कि मीन राशि में शनि का गोचर, तो तेल का कारक शनि, तो इसीलिए तेल के दाम और पेट्रोल के दाम, ये तो हम लोग नव वर्ष की शुरू से ही, दिसंबर जनवरी से ही प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर्स कर ही रहे हैं कि तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और युद्ध भी बीच में हो गया। तो देखो, कारण कुछ भी हो, जो घटना घटती है वो एक ज्योतिषी आकलन, ग्रह नक्षत्रों के आकलन पर ही घटती है। उस बीच कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, तो युद्ध हो गया। जब चांदी के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना, वो कहते हैं कि चांदी के बाद जो पीतल होता है, बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो हम उसको फ्यूचर की चांदी बोल सकते हैं, सोना बोल सकते हैं, सोना, क्योंकि बृहस्पति का जो मेटल है वो पीतल ही है, सोना है और फिर पीतल है। तो पीतल, कॉपर सब बढ़ेगा, तांबा भी बढ़ेगा, और पीतल में तो इतना आपने कभी नहीं देखा होगा जितने दाम बढ़ेंगे जून जुलाई के बाद से। इवन अक्टूबर के बाद और ज्यादा बढ़ेगा पीतल। तो चांदी, सोना, पीतल सब में दाम बढ़ेंगे। अभी दाम घट गए हैं, ये भी कुछ ना कुछ, एक होता है ना कि कोई ना कोई रणनीति होती है सरकार की, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ेंगे। मतलब जिसके घर में पीतल के बर्तन है वो बिल्कुल संभाल कर रख ले। पुराने जमाने में होता था ऐसे, मम्मियों को अब दहेज को प्रमोट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन रखते थे, मिलता था। हाँ, बिल्कुल, पीतल के बड़े बड़े थाल बर्तन मिला करते थे। आज भी हैं वो कभी निकालते भी नहीं, किसी को देते भी नहीं। होता है नहीं, जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी शादी तो देंगे। ये तो है।
अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो है वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी मदद करती है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो इस समय, जैसे अभी ये बोला जा रहा है बहुत सारी चीजें डाउन है, शेयर मार्केट डाउन है, म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है, रोज पैसे घटते रहते हैं, तो क्या लगता है आपको अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सही टाइम है, अगर नहीं तो करेक्ट टाइम क्या होने वाला है? हाँ देखिए, अभी तो बिल्कुल सही टाइम नहीं है ना। अभी तो इन्वेस्टमेंट आप सोचिए भी मत करने के लिए, किसी भी चीज़ में मत कीजिए, है ना। खास तौर से शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो जो होती है, करेंसी होती है, इसमें भी इस टाइम बड़ा डाउन जाने वाला है, जा भी रहा और भी जाएगा। अभी मुझे लगता है जमीन में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अभी ठीक है, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे भी मंगल मंत्री है इस वर्ष के, तो प्रॉपर्टी में आपको लॉस नहीं होगा। सोने में भी कर सकते हैं, सोने में भी कर सकते हैं, सोना बढ़ेगा, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट कीजिए वो जून के बाद ही, 30 जून के बाद, मुझे लगता है 30 जून से और 31 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उस टाइम पर ही आप करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। और पैसे को लेकर ये कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि शुक्र ग्रह को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि शुक्र अच्छा है तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, ब्यूटी आ रही है, लग्जरी आ रही है आपके पास। तो शुक्र को अच्छा करने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले तो हमेशा खुश रहिए, ठीक है। शुक्र क्या चाहिए? शुक्र के लिए आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो मुस्कुराते रहिए। तो जो बहुत लोग उदास हर वक्त मुंह लटका के रहते हैं ना, उनके पास भी पैसा नहीं आता है क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, बहुत सौंदर्यमयी है माँ लक्ष्मी। और जहाँ पे बहुत चहल पहल या वैसा वातावरण होता है ना, खुशी वाला, एक तो माँ लक्ष्मी वहीं आती है। दूसरी बात, हम बार बार बात करते हैं कि शुक्र अच्छा करना, स्त्री का सम्मान कीजिए, तो ये बात खासतौर से पुरुषों को कही जाती है, लेकिन स्त्रियों को भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। बड़ी विडंबना है ये कि हम पुरुषों से तो कह देते हैं कि आप अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, माता का सम्मान कीजिए, लेकिन स्त्रियां नहीं करती हैं। तो महिलाओं को भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। एक चीज और कही जाती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये स्टेटमेंट मैंने और ये सही भी है, सही भी है, बिल्कुल सही। हम जहाँ पर भी काम करते हैं हम ये नहीं देखते कभी कि कोई मेल है जो हमसे जलन रख रहा है, कभी हमेशा नहीं। फीमेल, हमेशा फीमेल, महिलाएं कि अब सास बहू में भी तो यही होता है। आप देखिए ना, ससुर जी बेचारे तो शांत रहते हैं हमेशा सास ही एक दूसरे की। दूसरी बात है, देखो एक बहुत बड़ी गलती हम आजकल करते हैं कि कैश नहीं रखते हैं अपने पर्स में, ठीक है ना। हमेशा बिल्कुल कार्ड मनी का जमाना चल रहा है कि ठीक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो अब आप बताओ, लक्ष्मी जी आपके घर आए कैसे, है ना। तो सबसे पहले, अब आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने अगर चेयर नहीं दोगे आप कुछ भी, तो मैं तो चली जाऊंगी। तो लक्ष्मी माँ आती है तो घर में एक तिजोरी होनी चाहिए, है ना। उनके लिए रेड आसन बिछा के एक साफ सुथरी सुंदर, क्यों किसी के घर में आजकल लॉकर है ही नहीं। अब जब लॉकर ही नहीं है, प्लेस ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती आज की जनरेशन कर रही है कि सब कुछ एक कार्ड में ही सिमट गया है। तो ऐसा तो नहीं बैंक है। में भी लोग रख देते हैं, अब तो बैंक में भी रखते हैं, लेकिन घर में कैश अवश्य रखना चाहिए। मैंने ये बहुत देखा है, एक्सपीरियंस से भी देखा। अगर आपके घर में कैश नहीं है तो वाकई में जो लक्ष्मी आने के स्रोत है ना, वो बंद होने लगते हैं। अच्छा, कैश ना रखने की एक ये भी प्रॉब्लम है। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मेरी जो भी इनकम होती है वो मैं नहीं निकालती, और किस डर से नहीं निकालती, यार कैश रखूंगी तो पैसे खर्च हो जाएंगे, तो पैसे ना खर्च हों, इसके लिए क्या करें? कितनी बड़ी एक भ्रामक स्थिति है। आपको पता है, कार्ड से ज्यादा पैसे खत्म हो जाते हैं। अब पेटीएम का जो चल गया, हमें लगता ही नहीं कि हमारे पास से कुछ जा रहा है, मतलब और हम फटाफट पेटीएम करते जाएंगे, फोन पे करते जाएंगे, बाद में लगेगा यार अकाउंट तो खाली हो गया, फिर याद भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता। बल्कि कैश में बचत होती है, उल्टा है। कैश में आप कुछ पैसे निकाल के रख सकते हो, आपको कार्ड से, अब क्रेडिट कार्ड से तो और भी ज्यादा हो गया है। तो ये तो बहुत ना गलत धारणा है। कैश आप रखोगे तो आपकी बचत भी होगी। और एक और उपाय आपको बताऊं कि माँ लक्ष्मी को या माता के किसी भी स्वरूप को अगर हम श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं, खासतौर से इत्र अर्पित करते हैं, तो भी लक्ष्मी आपके पास हमेशा बनी रहती है, ठीक है। और फिर भी अगर आपके व्यूअर्स को चाहिए कि भाई पैसा आना चाहिए और चलते आना ही चाहिए हमेशा, भगवान शिव पे आप इत्र चढ़ाना आप शुरू कीजिए, ठीक है। हाँ, इत्र की आप शीशी ले जाइए, गुलाब का इत्र ले लीजिए, चंदन का इत्र भगवान शिव को बहुत पसंद है। और आप अगर रोज कर सकते हैं किसी शिवलिंग में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शुक्रवार के दिन आप इत्र भगवान को एक तरह से अभिषेक कीजिए इत्र का। आप देखिए आपके पास लक्ष्मी की कमी नहीं होगी कभी। एक चीज़ और कही जाती है कि लक्ष्मी जो होती है, आपने बोला भी कि चंचल होती हैं। हाँ। और कुछ लोग होते हैं जो पैसे बचा कर रखते हैं, खर्च नहीं करते। हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप रोटेट नहीं करोगे मनी, तब तक वो आपके पास वापस नहीं आएगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या मतलब एकदम बचा कर रखना कि नहीं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं बता रही हूँ मैम, मतलब बहुत
पैसे वाले हैं वो, हाँ। बहुत पैसा उनके पास, लेकिन वो खर्च नहीं करते। खर्च ही नहीं करते तो वो उनके किसी काम भी नहीं आता ना। कितने लोग आप देखो बूढ़े हो जाते हैं, है अंत में बचा बचा कर, लेकिन वो उनके जाने के बाद पता लगता है कि भाई इस व्यक्ति के पास तो बहुत पैसा था, और देख के तो लगता ही नहीं इसे 2 कपड़े में पूरी जिंदगी गुजार दी। हाँ। तो बताओ उस पैसे का फायदा क्या? कहीं ना कहीं उनका शुक्र खराब है ना। तो पैसा अगर आप एक जगह, लक्ष्मी को अगर आपने जब भी स्टक किया है ना, तो वो नहीं रहने वाली आपके पास, वो आपके काम नहीं आएंगी, रूठ तो जाएंगी ना, वो आपके काम आनी ही नहीं है। अंत में फिर क्या होता है, बाद में पैसा इधर उधर जाता है। तो लक्ष्मी, ये रोटेशन मनी का कारण, इसलिए हम वो लगाते हैं ना वाटर फाउंटेन, जो वाटर फाउंटेन हम कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है कि रोटेशन ऑफ मनी, पैसा आए जाए, खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसे जंग लग जाएगी। पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वाटर फाउंटेन याद है वो तो मेरे ख्याल से वास्तु जब खराब होता है ना, नॉर्थ वेस्ट, वास्तु खराब नहीं, जरूरी नहीं ना वास्तु के उपाय वास्तु खराब होने पे किए जाएं। ऐसा उपाय करके रखिए कि वास्तु खराब हो ही ना। तो ये तो वैसे भी बहुत अच्छा उपाय है। घर के नॉर्थ ईस्ट में लोग एक्वेरियम रखते हैं या फिर पानी का रखते हैं, तो पानी जब, देखिए ऐसा रखना चाहिए हमेशा जो नीचे से गिर के ऊपर जाता है, तो आपके घर में हमेशा रोटेशन ऑफ मनी रहेगा, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो यही सिंपल यही लॉजिक है कि पैसा भी खर्च करना बहुत जरूरी है। अब पैसे की बात हो गई, वॉर की बात हो गई, सब चीज़। अब पैसे के बाद क्या होता है, बारी आती है लव की। जिसके पास पैसा है उसे चाहिए प्यार। बिल्कुल। तो और प्यार के लिए, शादी के लिए, पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए 7th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हाँ, कुंडली की। तो क्यों ऐसा, रीढ़ की हड्डी का क्या मतलब? रीढ़ की हड्डी के 7th हाउस में सब कुछ समाया हुआ है ना। लाइफ पार्टनर, लाइफ का आप कैसे चलना है, बिजनेस पार्टनर, आपका काम, आपकी रोजी रोटी क्या है, मारक भाव भी सप्तम को हम मानते हैं। तो जीवन से लेके मृत्यु तक, आपका जन्म हुआ, फिर उसके बाद विवाह हुआ, उसके बाद आपने अपना कौन सा कार्य अपनाया, ठीक है, छोटी छोटी यात्राओं के लिए भी ये हाउस है। तो ये 7th हाउस ना जीवन की सारी घटनाओं को समेटे हुए है। दूसरी बात, लगन से सप्तम, तो आप लग्नेश, हम लगन अपने स्वयं को मानते हैं, तो हमारे सप्तम में, तो सप्तम में जो ग्रह है उसकी दृष्टि लगन पे पड़ती है, तो हमारा जीवन भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, उसी की तरह चलता है। और अच्छा लाइफ, आप भी इस बात को मानोगे कि अच्छा लाइफ पार्टनर अगर मिल जाता है या अच्छा बिजनेस पार्टनर अगर मिल जाता है तो हमारा कार्य और लाइफ दोनों बढ़िया चलती है। तो इसीलिए रीढ़ की हड्डी कहते हैं कि 7th हाउस अगर अच्छा नहीं है तो जीवन बड़ा बेकार हो जाता है। अच्छा, अच्छे पार्टनर की आपने बात की, तो अगर अच्छा पार्टनर चाहिए तो क्या करें? अच्छा पार्टनर चाहिए तो देखिए, अगर बात 7th हाउस की है तो पहले तो एस्ट्रोलॉजर से आप दिखवाइए, ठीक है ना। 7th हाउस में जो प्लेनेट है उसको मजबूत करना होता है ना। अगर शुक्र आपने देखा होगा 7th हाउस में है तो वो उनको अच्छा पार्टनर भी मिल जाता है, लव मैरिज भी हो जाती है। तो कुछ तो योग होते हैं। बाकी अच्छा कैसे मिले, तो पार्टनर अच्छा देने के लिए और प्रेम विवाह कराने के लिए महादेव से अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि सृष्टि की पहली लव मैरिज, पहला प्रेम विवाह शिव और पार्वती का हुआ था, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा, माता पार्वती ने बहुत तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। तो आज भी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, भगवान शिव की आराधना करती हैं, शिव को दूध चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं। तो शिव का अभिषेक करने से और माँ पार्वती के श्रृंगार करने से आपको, मतलब लिख लीजिए, 100% अच्छा पार्टनर मिलेगा। और अगर आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं किसी को, नहीं बन पा रही बात, तो वो भी बात बनेगी। तो इससे अच्छा उपाय मैंने आज तक देखा नहीं, बेस्ट उपाय है। ये तो शिव जैसा पति पाने की बात हो गई, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि पार्वती जैसी पत्नी भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, लड़के क्या करें? हाँ, लड़कों को अगर अच्छी पत्नी चाहिए, देखिए उनके लिए भी 7th हाउस तो महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी लड़की आपको चाहिए तो आपको भी, अब जैसे आप ही ने भी बात की कि शिव को पार्वती जैसा बनना पड़ेगा, है ना, अगर शिव चाहिए तो अगर आपको भी अच्छी पत्नी चाहिए तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए भी ना माँ लक्ष्मी की आराधना बहुत अच्छी है ना। अगर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, और एक ना स्तुति है रामचरितमानस में, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, ठीक है। अगर इसकी इस स्तुति को पढ़ते हैं लड़के, तो आप देखिए उनको अच्छी पत्नी मिलती है। और इस स्तुति को लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, लेकिन लड़के भी पढ़ सकते हैं। और माँ पार्वती को, माँ लक्ष्मी के लिए वो ना, जैसे कभी कमल गट्टा बहुत पसंद है माँ लक्ष्मी को, तो अगर शुक्रवार के दिन कमल गट्टा चढ़ाते हैं माँ लक्ष्मी पे, तो भी उनको अच्छी पत्नी मिलती है। और सबसे पहले खुद स्वयं को अच्छा करना पड़ेगा, है ना। जैसा आजकल लड़की है ना कि खुद नहीं देखते हैं, लेकिन लड़की सबको सर्वगुण संपन्न चाहिए, है ना, सुपर वुमन चाहिए। तो वो वाली थोड़ी मन स्थिति जो है वो थोड़ी बदलनी पड़ेगी सबसे पहले।
एक चीज़ और है, आपने बोला ना लड़की सबको अच्छी चाहिए, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि लोग जब नॉर्मली आजकल रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ों का टाइम है, तो जब गर्लफ्रेंड चाहिए होती है वो चाहिए होती है मॉडर्न, वो चाहिए होती है अच्छी, लेकिन आपको वाइफ चाहिए होती है बहुत ढकी हुई पार्वती जैसी। ये बहुत यही तो है, ये तो दोहरा व्यक्तित्व है ना, दोहरा मापदंड है, तो इसको बदलना पड़ेगा। और ये सच बताऊं आपको, ये वाली स्थिति ना बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि अभी सूर्य का जो वर्ष है, सूर्य के वर्ष में जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, सच्चाई बाहर आनी है सबकी। तो अगर कोई लड़का ऐसे शादी के लिए मान लो किसी लड़की को प्रपोज करता है और मॉडर्न लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है फिर शादी की बात, तो वो चलने वाला नहीं है उनका, क्योंकि सबके सत्य उजागर होने वाले हैं। ये वर्ष जो आ रहा है ना 2026, 27, 28 आप समझ लीजिए, तो आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं बहुत कम होंगी कि व्यक्ति दोहरा मापदंड नहीं अपनाएगा। लेकिन इस तरह की चीजें ठीक नहीं है कि आपको पत्नी तो वैसी चाहिए और मॉडर्न गर्लफ्रेंड चाहिए। इसमें लड़कियों की भी तो बहुत गलती है ना। गलती ये कि वो पहले ही पता कर सकती हैं, क्यों इतनी इमोशनल होती है, इतनी भावुक होती है, बातों में आ जाना। तो जब 1 साल 1.5 साल आप रिलेशनशिप में रह लेती हैं, उसके बाद आपको उसकी सच्चाई पता लगती है। तो आपको आज तो हर चीज देखो बिल्कुल ऐसी हो गई है प्रैक्टिकल। आपको किसी अब वो जो लव एट फर्स्ट साइट वाला जमाना है नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो बात पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। तो आपको भाई कोई लड़का ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि अब उस उम्र में भी नहीं होता प्यार है ना। तो अब उसना, और आप मेंटली थोड़ा बहुत अच्छे मैच्योर रहते हैं, तो पहले ही आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा पता कर लीजिए, उसके बाद रिलेशनशिप में। ये तो प्रैक्टिकल उपाय है, सही पूछो। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, मेरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थी जो ऐसे तो मैच्योर थी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में वो थोड़ी डम थी बहुत ज़्यादा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी विद्या में जिससे हम किसी के बारे में पता कर सकें? मीन्स हम तो डम है, हमें पता है, सामने वाला क्लेवर है, ये कैसे जाने? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो सबसे बड़ी बात तो है कि आप कुंडली देख के तो समझ ही जाएंगे, हाथ देख के समझ जाएंगे। अब तो ये विद्या इतनी पॉपुलर भी हो गई है कि आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो ही बहुत सारे सिम्टम्स आप देख के समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हैं। जो आप कह रहे हो ना, एक लड़की अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होती है, मैच्योर होती है, सारे डिसीजन बड़े परफेक्ट लेती है, लेकिन जब बात प्यार की होती है तो क्यों छली जाती है बार बार, ऐसा होता है ना। और फिर उनपे एलिगेशन भी लगता है, गोल्ड डिगर का लगता है ना, आपने सुना होगा, गोल्ड डिगर। हाँ, गोल्ड डिगर है ये। तो कितनी गंदी बात है ये कि आपको एक लड़की, जब तक आप, भाई मान लीजिए वो गोल्ड डिगर है, तो आप जो लड़का उसके साथ है तो वो भी तो वही है ना, उसको भी तो उसकी सुंदरता से प्यार है, ठीक है, तो उसको भी तो पता था। तो दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, मतलब एक तरह से आप दोनों ही सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं। और आजकल इतने मैच्योर हैं कि बच्चे समझ सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट यही आ जाता है, यहाँ लड़कियां, आप तो सोचो अभी बात कर रहे हो गर्लफ्रेंड की, आफ्टर मैरिज आप नहीं देख रहे हो कितना घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं लड़कियां, क्योंकि इमोशनल होती है। कुछ ऐसे लक्षण हैं कि जो आप अगर साइकोलॉजिकल भी आप थोड़ा समझोगे ना, कि लड़के की दो तीन मुलाकातों के बाद आपको पता चल जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी तो अब उसमें तो बहुत सारे लक्षण हैं, आप हाथ देख के समझ सकते हैं, उनकी हृदय रेखा आप देख के समझ सकते हो कि कैसा होने वाला है। तो उसका थोड़ा बेसिक अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है। कुंडली आप दिखा लीजिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये तो कुंडली की बात हुई, दिखाना मतलब ये तो थोड़ा सा दूर वाला चीज़ें हो गई। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव भी नहीं करते, लेकिन मैंने सुना है, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से जब बात करती हूँ तो वो ये कहता है कि ये कार्मिक भी होता है। जैसे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कोई बार बार किसी को डिच कर रहा है, बार बार रिलेशनशिप में आ रहा है, तो ये कार्मिक भी होता है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं ये कह सकते हैं आप 100% ये कार्मिक है? हाँ, देखो, कार्मिक जीवन की हर घटना कार्मिक पर है। और अगर हम बात करें सिर्फ रिलेशनशिप की, पंचम भाव से हम अपना प्रारब्ध पूर्व जन्म देखते हैं, कुंडली के पंचम भाव से। और अभी हम सप्तम भाव की बात कर रहे थे, तो पंचम भाव और सप्तम भाव कनेक्टेड है ना, क्योंकि पंचम से सप्तम अगर हम देखें तो चौथा भाव आता है सुख भाव का। अगर हम बात करें कि चौथे से चौथा, तो जो सुख है, जीवन का सुख है, वो हम देखते हैं। और पंचम, अगर पंचम में जो ग्रह है, मान लीजिए उसका राशि स्वामी वहां बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, या फिर आप देखकर समझ जाओगे, पंचम, सप्तम और नवम का कनेक्शन देखकर आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति हमारा इस जन्म का साथी है या हमारा 7 जन्मों वाला साथ है। ये बहुत आसानी से पता चल जाता है, कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि आपका ये कार्मिक रिलेशन है। और अगर आपको एक व्यक्ति बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है, आप शादी में हैं, शादीशुदा लाइफ में है, लेकिन आप उसके जुल्म भी झेल रही हैं, है ना, हिंसा भी झेल रहे हो और चीजें भी झेल रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक है। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो आपको पता भी चलता है कि पूर्व जन्म में आपने भी उस व्यक्ति के साथ सेम यही किया है
है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अनावश्यक नहीं है। आपको जो दुख भी मिल रहा है ना, उसके कहीं ना कहीं कारण आप ही हो। आपसे ही पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसी गलती हुई है जिसका ये रिजल्ट है। तो उस व्यक्ति के साथ इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई अगर चीजें इतनी खराब नहीं है, होता है ना कि आपका इस बार का कार्मिक तो क्लोज कर दो खाता, है ना, अकाउंट बैलेंस किसी भी जो जन्म में ऐसा हो कि वो अकाउंट आपका बंद हो, अदरवाइज तो वो अकाउंट चलता रहेगा। तो जब तक हम उसको भुगत नहीं लेंगे तब तक वो अकाउंट बंद नहीं होता है। तो ये कुंडली देख के आसानी से पता लग जाता है, बहुत आराम से। कुछ नंबर्स भी होते हैं कुंडली में, भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। जब हम लोग शादी की और रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो अभी मेरे पास एक कमेंट आया 3 घंटा पहले कि 7th हाउस में अगर शनि और सूर्य है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधे मतलब एक तो डिले बहुत होगा शादी में, कि अगर शनि 7th हाउस में आ गया और सूर्य दोनों में से अकेला भी आ गया तो भी आपकी मैरिज डिले है, और दोनों आ गए तो फिर तो और भी खराब हो गया, क्योंकि शनि सूर्य भी आपस में बैर रखते हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में तो उनका बनता नहीं है। तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन देखो, सिर्फ एक ग्रह के बिना पे हम ये नहीं बोल सकते हैं जब तक हम पूरी कुंडली नहीं देखें। सिंपल मोटा मोटा है कि ये तो पता लग रहा है कि डिले है, लेकिन हो सकता है आगे किसी अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, या आपके लाइफ पार्टनर के ग्रहों में कुछ ऐसी युति बनी है जिससे आपकी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए। लेकिन डिले होगा और चैलेंजेस आएंगे, ये सीधा सीधा इसका मतलब होता है। अगर हम एक परफेक्ट मैरिज की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट मैरिज जा रही है, तो 7th हाउस में ऐसा उनके साथ क्या होता है? मतलब परफेक्ट मैरिज के लिए 7th हाउस में क्या होना चाहिए? देखिए, 7th हाउस, मैंने एक बात और देखी है कि जिनका 7th हाउस खाली होता है ना, जिसमें कोई ग्रह नहीं होता, उनकी भी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है ना, बहुत स्मूथ चलती है, बहुत चैलेंजेस नहीं आते हैं। और अगर खाली है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो और भी अच्छा है। दूसरी बात कि अगर अकेला शुक्र बैठा है 7th हाउस में तो बहुत अच्छा है। 7th हाउस में जो राशि है उसका स्वामी अगर आपका 11th में बैठ गया है तो भी, क्योंकि शादी के बाद जो लाभ का हाउस होता है, भाव होता है, तो ये होता है ना कि आपको आपके पार्टनर से क्या लाभ मिलना है। मनोकामना सिद्धि का भी हाउस हम मानते हैं 11वां भाव। तो जब सप्तमेश 11वें में हो या 10वें भाव में हो तो भी मैंने देखा है कि आपकी लाइफ स्मूथ चलती है। लेकिन शुक्र अगर वहां बैठा है तो बहुत अच्छा है। गुरु भी वहां बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, डिले करवाते हैं शादी में। और अगर शनि और राहु की दृष्टि हो या फिर शनि और राहु हो उस हाउस में तो क्या होता है? बहुत संभावनाएं तलाक हो जाता है। हाँ, तलाक की काफी संभावना होती है। बाकी तो देखो, आजकल ग्रहों पे सब कुछ डिपेंड नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके सर्कमस्टांसेस, आपका माहौल कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ठीक है, किस परिस्थिति में आप हैं। तो अगर कुछ शादियां चल रही हैं लेकिन स्थिति तलाक जैसी है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं, तो वो भी तलाक की स्थिति है ना। 7th हाउस को मिरर भी कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि ये आपका आईना है, रिफ्लेक्शन ये देता है, तो ये इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, क्योंकि 7th हाउस तो अपोजिट हो गया, लगन से अपोजिट हो गया। इसमें लोग कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी आप जैसे होंगे, ऐसा कभी देखा है आपने? मैंने कभी बहुत नहीं। सारे लोगों से सुना है कि आप जैसे हो आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा। कभी नहीं मिलता, हमेशा अपोजिट मिलता है। तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। अगर लड़की बहुत सीधी है तो उसका जो पति होगा वो बहुत गुस्से वाला होगा। तो कभी भी नहीं, ये तो आप वैसी उदाहरण से देख सकते हो। तो कभी भी नहीं होता, ये तो अपोजिट होता है आपका, हमेशा आपको अपोजिट ही मिलेगा। बहुत ही आप भाग्यशाली हो तो अलग बात है, 2% लोग, आपका मिरर नहीं है। जो ग्रह बैठा है, तब ये बात कहीं कहीं ये थोड़ी अक्षरशः सही नहीं है कि कोई ग्रह बैठा है उसकी दृष्टि आप पे पड़ रही है। मान लीजिए बहुत शुभ ग्रह बैठा है तो आपका स्वभाव उसकी तरह हो सकता है, लेकिन आप लाइफ पार्टनर आपकी तरह, ये तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हिंदू कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना आने वाला है, भगवान शिव को समर्पित है ये सावन। और कहते हैं कि ये मान्यता है कि भगवान शिव सबसे करीब होते हैं धरती के, मतलब एक तरह से ये भी कहते हैं बहुत से लोग कि धरती पर ही होते हैं भगवान शिव। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई भगवान शिव धरती पर आ जाते हैं सावन में? पूरी सच्चाई है। देखो, शाब्दिक चीजों पे न जाके भावना पे आप जाओ। शिव तो हमेशा धरती पे रहते ही है, ऐसा नहीं है शिव कब वास नहीं करते हैं। शिव ना हो तो धरती कहाँ रसातल में चली जाएगी। मान्यता यह है कि जब माँ पार्वती ने तपस्या की थी ना, तो सावन के महीने में ही भगवान शिव प्रकट हुए थे। उन्होंने दर्शन दिया था और आशीर्वाद दिया था, उनका विवाह हुआ था। तो जब पहली बार विवाह के बाद शिव आए थे ना, तो वो सावन का महीना था, हिमालय पर अपने ससुराल पहली बार आए थे। तो उसी परंपरा को आज तक हम करते हैं कि शिव अपने ससुराल आते हैं, हिमालय पर आते हैं, और उनका अभिषेक किया गया था वहां पर हिमालय द्वारा, मेना द्वारा। तो उसी परंपरा के लिए आप देखते हो ना, सावन में बहुत ज्यादा हम जलाभिषेक करते हैं। दूसरा कारण भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था
तो सावन का ही वो महीना था जब विष निकला था, कालकूट विष निकला था, और महादेव जी ने विष को ग्रहण किया था कंठ में। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा तपन हुई थी उनको, उसको शांत करने के लिए सारे देवों ने अभिषेक किया था जल से। तो इसीलिए सावन में आप देखते हो कि शिव के अभिषेक बहुत ज़्यादा, हर मंदिर में लोग अभिषेक करते हैं। तीसरा एक और कारण है कि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, तो उस समय जो कार्यभार है पालन का, वो भगवान शिव पे आ जाता है। तो शिव जब सृष्टि के पालनहार बन जाते हैं तो वो धरती पर ही हैं, तो इसीलिए हमारे कर्म उनको समर्पित होते हैं। ये कारण है कि लोग कहते हैं कि सावन में शिव धरती पर रहते हैं। सावन में शिवरात्रि में शिवलिंग पर जैसे आपने कहा कि जल अर्पण किया जाता है, दूध बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो जब ये चीज़ें होती हैं, कावड़ यात्रा भी निकलती है, जब हम जाते हैं शिव के मंदिर में और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में हम कर देते हैं और उसका भारी परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है? देखो, अगर हम बात गलतियों की करें, है ना, तो और एक एक जब हम शिव के पास या अपने ईश्वर के पास जाते हैं, चाहे तुम्हारे कोई भी इष्ट हो, है ना, सबके अलग अलग इष्ट होते हैं, अपने अपने तरीके से वो होते हैं, तो सब एक ही ईश्वर। तो एक तो देखो, एक भक्त का उसके ईश्वर के साथ क्या संबंध है, वो किस तरह से पूजा कर रहा है, एक तो उसका ये बड़ा निजी मामला होता है ना, ये तो मेरा और उनका निजी है कि मैं उनको कैसे रहता हूँ। दूसरी बात है गलतियां, हम ये कई ऐसे, तो अगर शिव मंदिर को लेके बात करें तो कई बार ऐसी गलतियां हमसे भूल में हो जाती है कि जल समर्पित करने का भी एक तरीका होता है कि हमेशा आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल समर्पित करना चाहिए भगवान शिव पे, क्योंकि शिव उत्तरामुखी होते हैं। आपने शिवलिंग देखा होगा। बिल्वपत्र चढ़ाने में कभी कभी गलती हो जाती है कि बिल्वपत्र लोग सीधा चढ़ा देते हैं, ठीक है, फूल चढ़ाने में गलती हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गलती कि जो भगवान इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि शिव इतने भोले हैं ना, उन पे हर वो वस्तु अर्पित होती है जो कोई नहीं लेता। आप देखो, बिल्वपत्र, धतूरा जो कि पॉइजन है, वो भी महादेव स्वीकार करते हैं। तो गलती सिर्फ आपको अपना मन शुद्ध करना है। सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आप अच्छे मन से नहीं जा रहे हैं, शिव की भक्ति नहीं है, शिव के प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर आपका जाना, वहाँ पे पूजा पाठ करना सब बेकार है। तो अपने मन को पहले शुद्ध करिए, फिर वहाँ जाइए, और गलतियाँ तो वो माफ़ कर देते हैं। अच्छा, सावन के महीने में क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से पूरा साल पॉकेट हमारी भरी रहे? हाँ, सावन का महीना होते ही इसीलिए। और अब मैंने अभी बताया कि भोले बाबा बहुत भोले होते हैं, है ना, एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। गन्ने का के रस का अभिषेक अगर आप करते हैं, ये मैंने देखा भी है और जिनको जिनको करवाया भी है, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए महादेव का, और आप देखिए आपको कभी भी नोटों की कमी आपको नहीं होगी। अभिषेक तो देखो जल से भी भगवान को बहुत पसंद है, लेकिन कुछ वस्तुएं होती है ना कि आपको जीवन में क्या चाहिए। अगर प्यार नहीं है तो लोग कहते हैं शहद से अभिषेक कीजिए, लेकिन गन्ने के रस से जब हम करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति रहती है हमेशा। और पूरे सावन छोटा सा उपाय कीजिए, अक्षत के कुछ दाने आप चढ़ाइए, ये भी महा उपाय है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि आपके यहाँ धन की कमी नहीं होगी। शिव जी के प्रमुख मंदिर की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ का नाम पहले आता है, मोक्ष देने वाला स्थान इसे कहा जाता है। इसके बारे में क्या कुछ ऐसा है जो लोग नहीं जानते? काशी के बारे में तो बहुत कुछ है, बड़ा रहस्यमयी नगरी है काशी, शिव के त्रिशूल पर स्थित है। और काशी के बारे में जो शिव भक्त है वो जानते हैं, लेकिन अब ऐसा कि क्या ऐसा है, देखिए इतनी सारी बातें हैं ना काशी के बारे में, क्योंकि मोक्ष वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे मरने से मोक्ष मिलता है, ठीक है, एक सिंपल सी बात है, मरने से मोक्ष मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कितने लोग हैं जो पूरे जीवन इंतजार में रहते हैं कि मेरी मृत्यु यहाँ, और कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है कि मृत्यु के समय वो काशी से बाहर। तो अगर आपकी शिव में आस्था नहीं है, अगर आपके कार्मिक जो है जब वो पूरा नहीं हुआ है, सर्कल पूरा नहीं हुआ है, तो भी आपकी मृत्यु काशी में नहीं होगी। दूसरी बात, काशी एक नगरी है जहाँ जीते जी आपको मोक्ष मिलता है, बिल्कुल जीते जी, क्योंकि शिव के आप प्रिय। अगर आपको काशी में जन्म भी मिला है ना, तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। काशी में मृत्यु ही सौभाग्य का पर्व नहीं है, जन्म भी सौभाग्य का पर्व है। काशी में जन्म ही उनका होता है जिन पर शिव की असीम कृपा होती है। दूसरी बात कि वहां जाकर आप इतना शिवमय हो जाते हो, क्योंकि जीवन की सच्चाई देखते हो। जीते जी मोक्ष का मतलब क्या है कि जब आपका जीवन के प्रति जो एक मोह है वो खत्म हो जाए। अल्टीमेटली क्या है, मोह खत्म होना ही तो मोक्ष है ना। अगर आप मर भी रहे हो और आपका मोह है, आप अटके हुए हो जीवन की चीजों में, किसी माया में, तो मोक्ष कहाँ मिल रहा है? वहां पे लोग जीवन के साथ ही, आप वहां मणिकर्णिका घाट पे जाओ, आप वहां का जब दृश्य देखोगे कि जहां मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह मनाते हैं। एक तरफ चिताएं जल रही हैं, एक तरफ लोग आराम से खा पी रहे हैं अपनी चीजें, बिल्कुल जागृत काशी अगर देखनी है, जागृत काशी देखनी है तो आप मणिकर्णिका घाट पे जाओ। आपको जीवन की सच्चाई से आप इतने रूबरू हो जाओगे कि आपका ना जो एक मोह है, बंधन,
वो खत्म हो जाएगा। तो काशी में जाने के बाद और वहां से जब आप आओगे ना, तो एक बिल्कुल ही अलग व्यक्तित्व लेकर आओगे। आपका पूरा परिवर्तन हो जाएगा काशी से आने के बाद। एक काशी आपने बताया मोक्ष का द्वार, और दूसरा अगर हम धार्मिक नगरी की बात करें तो प्रयागराज आता है, जहाँ पर लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब पाप क्या वाकई गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? देखो, गंगा में डुबकी लगाने से कैसे पाप धुल सकते हैं ना। जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी एक बात बार बार कही गई है, भावना, है ना। और रामचरितमानस में अब शुरू करो तो भवानी शंकर वंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो जब श्रद्धा विश्वास नहीं है, आपका गाना है ना फिल्म में कि मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। तो जब आप अगर प्रेम विश्वास के साथ जा रहे हैं तभी पाप धुलेंगे, और आप अपने पापों को लेके पश्चाताप करके जा रहे हैं। आप गए, अब तो पाप धुल गए, अब चलो फिर से पाप करते हैं, ठीक है। तो भगवान भोले हैं, मूर्ख थोड़ी है ना, भोले हैं। गंगा इतनी पतित पावन है, प्राणदायिनी है, तो पाप धुलते हैं उसमें, लेकिन उस शर्त पे कि फिर आगे आप और पाप मत कीजिए, ठीक है ना। भगवान तो शरणागत की रक्षा करते ही करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है महाभारत में, भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा कि सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो माँ गंगा का भी यही है कि वो मुक्त तो कर देती हैं, लेकिन बाद में जाके फिर दोबारा पाप मत कीजिए। अच्छा, गंगा को गंगा माँ कहते हैं, और अगर अपनी माँ को कोई मैला करे, जैसे मैंने देखा अभी हमारा एक शूट था प्रयागराज में, हम लोगों ने शूट किया नाव पर, तो जब मैं जैसे ही हमारी नाव चलना स्टार्ट हुई तो उसके किनारों पर मैं देख रही थी कि बहुत ज्यादा गंदगी थी। बिल्कुल। तो जो लोग गंगा को यानी अपनी माँ को गंदा कर रहे हैं, क्या उनको कुछ बुरा भुगतना पड़ सकता है? क्या उनको श्राप, मैं कह सकती हूँ, एक वर्ड यूज करती मिल सकता है? देखिए, माँ श्राप तो कभी देती नहीं है ना। माँ कहाँ से श्राप देंगी, लेकिन हाँ, माँ को कष्ट तो होता है। माँ के हृदय को जब कष्ट होगा, दुख होगा, तो संतान भी दुख पाती है। तो आप गए तो वो पाप धोने, लेकिन आप अनजाने में और पाप लेके वापस लौट रहे हो, है ना। तो ये तो सर्वथा ही गलत है। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आप माँ कह रहे हो, माँ गंगा क्यों, कोई भी नदी को गंदा करना अच्छी बात नहीं है। नदी तो चाहे कोई भी हो, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल तो वैसे ही शिव रूप है। तो आप जल के पास अगर गंदगी कर रहे हैं तो ये तो निश्चय आप अपने पाप में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। हर काम हम सरकार पे छोड़ देते हैं कि हम गंदगी करके आए, सरकार सफाई करेगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। मानव को स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बैद्यनाथ धाम है, कांवड़ यात्रा का प्रमुख केंद्र कहा जाता हाँ है, और मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसे माना जाता है। तो अगर यहाँ पर सावन के मौके पर कोई जा रहा है कांवड़ लेकर, या ऐसे भी जा रहा है, तो क्या मन में कोई खास भाव या मन में कुछ इच्छा रख के जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें ना, तो आप मनोकामना सिद्धि हर ज्योतिर्लिंग से होती है। हर ज्योतिर्लिंग किसी न किसी विशेष मनोकामना सिद्धि के लिए जाना जाता है। वैद्यनाथ की बात करें, जैसा नाम से ही आ रहा है ना, वैद्यनाथ, तो यहाँ शिव वैद्य के रूप में है, सर्जन के रूप में है, रोग मुक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। कहते हैं यहाँ कैंसर जैसी समस्या, कुष्ठ रोग दूर करने के लिए वैजनाथ धाम है। देखिए, वैजनाथ भी बोलते हैं, वैद्यनाथ भी बोलते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी पूरी कथा है। क्योंकि बैजू चरवाहे का रूप लेके विष्णु जी आए थे वहां, और उन्होंने रावण से शिवलिंग लेकर और जमीन पर रख दिया था, तभी वहां वैजनाथ स्थापित हो गए, तो इसीलिए वैजनाथ भी बोलते हैं। वहां पर ना कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए बहुत बड़ी मान्यता है कि कुष्ठ रोग से अगर आपको मुक्ति नहीं हो रही है, वहां पे वैजनाथ मंदिर के पास में एक रावण तालाब है जिसको शिव गंगा भी कहते हैं, वहां पे स्नान करने से रोग मुक्ति होती है। तो वहां पर शिव को सर्जन के रूप में पूजा जाता है। तो वो धाम बहुत खास है। अगर किसी रोग से नहीं मुक्ति मिल रही है तो आपको वहां जाना चाहिए। बहुत सारी, एकमात्र विश्व का ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां पे शक्तिपीठ, सिद्धपीठ भी है। माँ सती का हृदय गिरा था यहाँ पर, तो यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है, बहुत विशेष है वैजनाथ धाम। तो जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। और मैं कहूँगी सिंह राशि के लोग, सिंह राशि के लोगों के लिए वैद्यनाथ धाम की यात्रा करना उनके जीवन परिवर्तन का संकेत हो सकता है। अब आपने सिंह राशि की बात कर ही दी, तो ये भी बता दीजिए कि जैसे राशियों के अनुसार अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखें जी, तो क्या सावन में शिव मंदिर किसी खास राशि वालों के जाने से ज्यादा फायदा मिलता है उन्हें? हर राशि वालों के लिए है। शिव जी तो सबके हैं ना, शिव सबके हैं, सब शिव के हैं। लेकिन क्योंकि हम कर्क राशि से जोड़ते हैं, है ना, कर्क राशि में चंद्रमा की राशि होती है और भगवान हमारे चंद्रशेखर हैं, तो कर्क राशि वालों को मैं देखती हूँ अगर वो शिव मंदिर जाते हैं तो बहुत फायदा होता है। बाकी सभी राशियों के
लिए ऐसा नहीं कह सकते हम कि किसी एक राशि को फायदा होता है। जैसे मैंने ये भी सुना है कि राशियों के हिसाब से मंदिर, जैसे आपने बताया सिंह राशि वाले यहाँ बिल्कुल। जाएं, तो बाकी राशि वाले कहाँ जाएं? हाँ बिल्कुल, सब 12 राशियों के लिए हैं। हमारे जो ज्योतिर्लिंग धाम है ना, वो हर राशि से जुड़ा हुआ है। मेष राशि के लिए रामेश्वरम है, क्योंकि वहाँ मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और सूर्यवंशी श्री राम के द्वारा स्थापित है रामेश्वरम धाम। वृष राशि वाले, वो उनको जाना चाहिए सोमनाथ, क्योंकि वो चंद्रशेखर है ना, चंद्र देवता द्वारा स्थापित है। उसके बाद अगर मिथुन राशि वाले हैं तो उनके लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। जीवन में एक बार आप जरूर जाइए और फिर आके आप परिवर्तन देखो, जो मैं राशि के हिसाब से बता रही हूँ। कर्क राशि वालों को ओंकारेश्वर जाना चाहिए, ओंकारेश्वर के दर्शन, क्योंकि कर्क राशि में उच्च के गुरु होते हैं। सिंह राशि मैंने अभी बताया कि वैद्यनाथ। सिंह राशि के बाद हमारी कन्या राशि, कन्या राशि वालों को मल्लिकार्जुन एक बार जरूर जाना चाहिए। कन्या राशि के बाद तुला राशि आती है, तुला राशि वालों को एक बार जीवन में काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को घृष्मेश्वर जाना चाहिए और धनु राशि वाले जो जातक हैं उनको भीमाशंकर जाना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए भीमाशंकर जो है वो मकर राशि वालों को जाना चाहिए और केदारनाथ जाना चाहिए कुंभ राशि वालों को। मीन राशि वालों को त्रयंबकेश्वर जाना चाहिए। अच्छा, क्या कोई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे कुछ राशि वालों को नहीं जाना चाहिए? जैसे मैं एक देख रही थी तो कुछ मंदिर या कुछ जगहों का नाम बताया जा रहा था जहाँ पे इस राशि वालों को जाना बिल्कुल मना है, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ भ्रामक स्थिति फैलाने की बात है। कोई भी मंदिर, कोई भी देवता, कोई भी ईश्वर भेदभाव नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ रेमेडीज पर बात कर लेते हैं मैम। जैसे आजकल क्या मैंने देखा है कि गाड़ी लिया किसी ने, मेरे पास क्वेश्चन भी आया था एक, कि गाड़ी लिया और एक्सीडेंट का बहुत खतरा रहता है। मतलब हमको अच्छे से ड्राइव करना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, गाड़ी खराब हो गई या फिर कभी हल्का सा टच हो गया, गाड़ी को नुकसान हो गया। तो ऐसे में क्या करें? क्या ऐसी चीज़ें रखें गाड़ी में या क्या करें जिससे प्रोटेक्शन बनी रहे? देखिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो गाड़ी का ना कलर बहुत मायने रखता है। आपने देखा होगा कि मोस्टली एक्सीडेंट ना रेड कलर में ज़्यादा होते हैं, तो हो सके तो अवॉइड करें, है ना। वाइट बहुत अच्छा कलर है, अगर गाड़ी आपको लेनी, सबसे अच्छा कलर अगर बात करें तो वाइट है, नहीं तो आप और भी ले सकते हैं। दूसरी बात है कि गाड़ी में एक मंगल यंत्र हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का कारक भी होता है और जब हम मंगल यंत्र रखते हैं तो उससे बचाव होता है। उसके अलावा गाड़ी का नंबर भी मैटर करता है। कोशिश कीजिए कि शनि का और मंगल का नंबर अवॉइड कीजिए। 6 नंबर बहुत अच्छा होता है, जो जोड़ होता है नंबरों का, तो अगर 6 आ रहा है तो आप गाड़ी ले सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप गाड़ी में बैठिए कहीं भी जाने के लिए, तो एक रामचरितमानस में चौपाई दी हुई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। इसका अगर आप पढ़ लेते हैं, इस दोहे को आप पढ़ लेते हैं, तो चाहे आप कहीं भी जा रहे हो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मतलब ट्रेन से कहीं से भी ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, ये इतना अच्छा दोहा है। रामचरितमानस में जब श्रीलंका से प्रस्थान किया था राम जी ने, तब प्रजा ने जय जयकार करके ये बोला था, और इसका बहुत महत्व है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए और मंगल यंत्र भी रखिए, उससे भी बहुत फायदा होता है। अगर किसी को बीमारी, हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें, तो आज का टाइम ऐसा है, आज का खाना पीना ऐसा है कि कुछ ना कुछ बीमारी हर एक किसी में है। वो बच्चा है, छोटा बच्चा, 4 साल का, 5 साल का, सबको बीमारियां हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? देखिए, एक ना इसका एक वास्तु उपाय भी बड़ा अच्छा होता है कि मैंने देखा है लोगों के घरों में, जब वास्तु विजिट के लिए जाती हूँ ना, तो मेडिसिन बड़े गलत स्थान पे रखा रहता है और वो बीमारी घर से जाती ही नहीं है। कई जगह मैंने देखा घर के एंट्रेंस पे ही वो रैक सा बना रहता है, कैबिनेट, और वहीं पे दवाइयाँ रख ली, एंट्रेंस पे ही रख ली। बहुत मोस्टली गलती करते हैं ये लोग, है ना। किचन में दवाइयाँ रखते हैं कि खाना बनाते बनाते याद आ गया, भूल जाएंगे, अदरवाइज दवाइयाँ किचन में दवाइयाँ कभी मत रखिए। घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर आप दवाई रखते हैं तो एक तो आपकी बीमारी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो वास्तु का उपाय इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी अगर नहीं जा रहा है तो आप हनुमान जी के मंदिर में, अगर आप एक जो सूखा नारियल आता है ना, वो आप चढ़ाना शुरू करिए शनिवार के दिन। ठीक है, धीरे धीरे देखिए आपके बीमारियां आपकी कम होने लग जाएंगी। भगवान शिव पे अगर नियमित 43 दिन तक, 43 डेज तक अगर आप थोड़े से काले तिल चढ़ाते हैं, चाहे आप जल में मिला के चढ़ाइए चाहे अलग से चढ़ाइए, उसके बाद भी आप देखेंगे कि बीमारी में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया वास्तु के हिसाब से किस डायरेक्शन में ना रखें, तो फिर किस डायरेक्शन में रखें? नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। रखना, मैंने बताया कि इस डायरेक्शन में रखिए। लोग नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में रख देते हैं, साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो वो स्टेबिलिटी की जगह है, वहाँ तो आपने जो रख दिया वो स्थायित्व में हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि चलो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है नॉर्थ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में न रखिए, उसके अलावा आप रखिए और कोशिश करें कि नॉर्थ वेस्ट में।
अब शादी की हम लोगों ने इतनी सारी बात की और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है या फिर शादी हो गई है और मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बनती ही नहीं है, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसे में क्या करें जिससे शादी भी हो जाए और शादी के बाद अच्छे से रिलेशन चले? देखिए 2 उपाय हैं इसमें ना। एक तो जो मैंने करवाया है अपने क्लाइंट्स को, बहुत अच्छा रिजल्ट जिसका आया है, थोड़ा सा अलग सा उपाय है ना, आपको बता रही हूँ कि अगर शादी नहीं हो रही, आपने सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन ये मन चाहा वर के लिए भी है। अगर आपकी लव मैरिज नहीं हो रही है, खास तौर से उसमें, वैसे तो सब शादियों के लिए, मगर लव मैरिज में ये इतना अच्छा अचूक उपाय है। द्वारिका में एक माँ रुक्मिणी का मंदिर है ना, द्वारिकाधीश है वहाँ पे, तो वहाँ की रानी माँ रुक्मिणी है। माँ रुक्मिणी के मंदिर में एक ना रुक्मिणी पत्र मिलता है, जो कि आपको पता होगा, रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा था कृष्ण को कि वो आइए और मुझे यहाँ से ले चलिए अपने स्वयंवर के समय। तो उस पत्र की कॉपी अभी भी रखी है वहाँ पर, और वहाँ एक विधि विधान से पूजा कराते हैं। फिर उस पत्र को मैं तो हमेशा ही जाती हूँ तो लेकर आती हूँ, अपने लोगों के लिए लेकर आती हूँ कि जो बच्चे इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, तो वो पत्र देते हैं। उसका एक छोटा सा विधि विधान है कि ऐसे करके उसको भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में, हाथ में उनके, कृष्ण भगवान जैसे बांसुरी पकड़ते हैं, उनके हाथ में आप पकड़ा के आ जाइए। विद इन 1 महीना नहीं बीतेगा कि आपकी शादी का योग बन ही जाएगा। और अभी तक ईश्वर की कृपा से ऐसे ही हुआ है। जहाँ शादी का इवन कास्ट अलग है, धर्म अलग है, तब भी शादी के योग बन जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। उसके बाद आपको लगता है कि शादीशुदा लाइफ ठीक ठाक चले, एक ना आजकल महिलाएं गलती सिंदूर देखो नहीं लगाती हैं बिल्कुल, लेकिन अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो माँ मंगला गौरी का सिंदूर, ये भी मैं काशी में माँ मंगला गौरी है वहाँ से अभिमंत्रित करके लाती हूँ। कोई भी जाके ला सकता है काशी में माँ मंगला गौरी के मंदिर से। आप देखिए, अगर डिवोर्स के पेपर भी आ गए हो ना, वो भी वापस हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रताप है उनका, बहुत बड़ा प्रताप है। तो सिंदूर की आपने मैम बात की, तो सिंदूर मैंने देखा है जो गांव वगैरह साइड के लोग हैं वो बहुत बड़ा बड़ा सिंदूर लगाते हैं। तो उसका क्या मतलब है? मतलब सिर्फ सिंदूर लगाना काफी है या फिर बहुत बड़ा लगाना? देखिए, वो एक हमारे यहाँ परंपरा है कि जितनी लंबी सिंदूर की लाइन होगी उतनी पति की आयु लंबी होगी, है ना, ये परंपरा है। और मैंने देखा भी है कि सिंदूर लगाने से ना ऐसी लेडीज को आपने देखा वो बड़ी हेल्दी भी रहती हैं। आपने कभी नोटिस किया है? जो सारी चीजों का निर्वाह करती हैं, पायल पहनना, बिछिया पहनना, सिंदूर, क्योंकि ये सब साइंटिफिकली ना हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, आप अगर इसके पीछे आप जाओगे तो आप देखोगे, है ना, क्योंकि बिछिया पायल पहनने से हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रांग रहता है, तो हमारे 7 चक्र बैलेंस रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने लिए समय नहीं मिलता था, इसलिए हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि धर्म पूर्वज लोग थे, उन्होंने ऐसे नियम बना दिए कि महिलाओं को समय नहीं मिलता तो वो कुछ ऐसे रिचुअल फॉलो करें जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें। तो मुझे लगता है कि सिंदूर में पारा भी होता है, तो वो जब हम पूरी एक सेंटर पॉइंट होता है ना माइंड का, आज्ञा चक्र, तो वो भी कहीं ना कहीं इनहेंस होता है। तो उसके पीछे लॉजिकल कारण भी है, और शास्त्रों का तो है ही, परंपरा तो है ही है, और धार्मिक कारण तो है, क्योंकि आपने जब भी आप किसी देवी की तस्वीर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा सिंदूर भरा रहता है ना, तो और उसका असर भी होता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके, और आप बहुत स्वीट और बहुत ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू, हर हर महादेव। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है मज़ा भी आया होगा क्योंकि मैम भी बहुत हंसमुख हैं और मैं सीरियस मोड में थोड़ा रहती हूँ, आज थोड़ा हंस भी लिया। तो कमेंट में बताइएगा, अगर आपके कुछ सवाल हो तो वो भी लिखिएगा, दोबारा मैम को बुलाएंगे तो आपके सवाल आपके नाम के साथ ज़रूर लिए जाएंगे। ख्याल रखिए अपना, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक किए बिना जाना नहीं है, वीडियो को शेयर कीजिए बहुत सारा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, मैंने देखा है तो हमेशा ना तुम्हारे 2-3 वीडियो देखे, बिल्कुल शांत